जय हिंद साथियों। अगर आप भी यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास देख के जाइएगा, क्योंकि ये आपको दो क्वेश्चन इस क्लास से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। वर्णमाला के 37 प्रश्न रखे हैं, दो क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न है क्या, ध्यान रखना है क्या, हिंदी वर्णमाला का जो टेस्ट है इसमें कुल कितने प्रश्न, 37 प्रश्न रखे गए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं सबका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। हर क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करते रहिए। पहला जो प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। आपके सामने है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, लिखा है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत कर दोगे। देखिए जैसे लग रहा है कि चारों मिलते जुलते सही हैं, तो ध्यान रखना क्या है कि वर्णमाला कहते ही किसके हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह का। जो वर्ण है उसके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। बताना है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई कौन है। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर भाषा है तो उसको बोलने के लिए पहले ध्वनि आएगी, और इस ध्वनियों में जो सार्थक ध्वनि होती है, जो सार्थक ध्वनि होती है वही प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। जैसे अगर हम कह दे राम, तो रॉ और मो आया है तो हम रॉ लिख रहे हैं, फिर आ की मात्रा है, फिर मो है। ये क्या है, ध्वनियां हैं। तो उस भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है तो या तो उसको वर्ण कहें, ध्वनि कहें, या अक्षर कहें। ठीक है, वर्ण कह सकते हैं, ध्वनि कह सकते हैं, या तो अक्षर कह सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन वही कहे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात कर ले। अगर सार्थक इकाई की बात करता है तो सार्थक का मतलब जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो, तो वो हो जाएगा शब्द। अगर ये स्क्रीनशॉट चाहिए, क्लास की पीडीएफ भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसमें जाके ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो सबको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, कितने हैं, 52 वर्ण हैं। कितने, लेखन के या संस्कृत के आधार पर 13 स्वर हो जाते हैं, जबकि हिंदी की बात कर लें तो स्वर की संख्या 11 होती है। व्यंजन की बात कर लें तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, व्यंजन की जो संख्या है 33 है। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो 4 संयुक्त 33 या 37 39 और 13 कितने हो गए, 52। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे आते हैं, हिंदी वर्णमाला में छ से, यानी छाता वाला जो छ है, ड के बीच में कौन सा अक्षर है। तो देखना, जब इनके बीच की बात कहे ना तो इसको भी छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना है, इसके अंदर देखना है कितने आ रहे हैं। तो छ, ज, झ, इया, 3 गो तीसी में आ जा रहे हैं, जो, झो और इया। ट, ठ, ड, यानी फिर अगले लाइन में क्या आ रहा है, ट, ठ आ रहा है। टोटल 5 हैं। इनके बीचों बीच की बात करा तो 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से, कौन आ जाएगा, यहाँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह जो रीजनिंग में आता है अल्फाबेटिकल करके, यानी इनके बीच के अक्षरों में कितने हैं तो बीच में कौन आएगा, सेम वैसे ही करना है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि की बात कर रहा है तो पार्श्विक ध्वनि ध्यान देना कौन है, लो है। एक ही ध्वनि है पार्श्विक ध्वनि, कौन है, लो है। लेकिन अगर यही पूछ दे लुंठित व्यंजन, लुंठित ध्वनि या प्रकंपित ध्वनि, लुंठित या प्रकंपित, तो हम राइट आंसर क्या इसका हो जाता, रॉ। ये दोनों ध्यान रखना है, लुंठित ध्वनि या प्रकंपित ध्वनि रॉ कहते हैं, लेकिन पार्श्विक ध्वनि जिसको कहते हैं उसको लॉ को कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। हिंदी भाषा की बात कर लें तो जो स्वर की संख्या है वो 11 होती है, लेकिन संस्कृत की बात कर लें तो संस्कृत में 13 हो जाता है, क्योंकि जो अंक है और अह है ये हिंदी में काउंट नहीं होते हैं।
हिंदी में मूल स्वर की बात कर लें, जो हिंदी में मूल स्वर है इनकी संख्या 10 है और इसमें ऋषि को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो छतरी वाला छ है हमेशा क्वेश्चन पूछता है और ये सभी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्या किसके बाद आता है? आधा क और खटकोड़ वाला स मिलके छतरी वाला छ बनते हैं। तो इसका स्थान किसके बाद आ रहा है? क के बाद आ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क। ठीक है, ध्यान देना। देखिए संयुक्त व्यंजन कितने हो जाए? संयुक्त व्यंजन क्या है? जहां दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा है। छतरी वाला जो छ आधा क और खटकोड़ वाले स से मिलके बनता है। तर जो है आधा तो और र से मिलके बनता है। और ज्ञ है आधा ज प्लस इया से मिलकर बनता है, ध्यान रखना है। और जो स्र है जिसमें श्री वाला लगाते हैं, ये आधा बड़ा वाला आधा श और र से मिलके बनता है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अगला प्रश्न, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पे बताना है। तो जिह्वा के आधार पे क्या होते हैं? ध्यान देना, जीभ के आधार पे यानी बोलने के आधार पे। तो अग्र स्वर, ठीक है, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, मध्य स्वर में बस एक याद रखिएगा अ है। जब बोलते समय जीभ पे बीचों बीच में सबसे ज्यादा दबाव महसूस हो, भार महसूस हो, ये होता है। अग्र में कौन है? दोनों ई और ए। ठीक है, ये ध्यान रखना है अग्र में। बाकी जो बच गए क्या हो जाएंगे? पश्च। तो कितने प्रकार हो गए? 3। राइट आंसर 3। काकल्य वर्ण कौन सा है? देखिए जो काकल्य वर्ण है ना, इसको स्वर यंत्र मुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्र मुखी भी कहते हैं। यानी जहां से स्वर निकलता है ना कंठ से, ये उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है घनघनाना। जैसे ह, कई बार कहेंगे जैसे लगेगा यहाँ खुजली होने लग रहा है, यानी जहां से कंठ कंठ एक तरह से कंठ में भी आ जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ह है काकल्य वर्ण। लेकिन अगर यही शहीद वर्ण की बात कर ले, शहीद वर्ण कौन है? तो शहीद वर्ण है अ। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो स्वतंत्र होते हैं, यानी ध्यान रखना है कि जो स्वर होते हैं यह स्वतंत्र होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे हम? व्यंजन कहते हैं। तो जो स्वतंत्र होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है स्वर कहलाता है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियों की बात कर लें तो ध्यान देना है, हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। व्यंजन की संख्या की बात कर लें तो 33 है और स्वरों की संख्या की बात कर लें तो 11 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। यानी ध्वनियां कितनी प्रकार की होती हैं? 2 तरह होती हैं। ध्यान से देखना बाबू, ध्यान देना। बड़े बड़े चैनलों पे जाना नहीं है, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े चैनलों पे जाएं खूब उनके वीडियो चले, नहीं। ध्यान रखना कि क्वेश्चन हमें सेलेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से मिल रहे हैं, ये सारी चीजें ध्यान देना है। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? पहली चीजें ध्यान रखना, एक ही ध्वनि ऐसी है जो दंतोष्ठ ध्वनि है और वो कौन है? दांत प्लस ओष्ठ जो मिल के बनती है उसी को कहते हैं दंतोष्ठ ध्वनि। यानी जब भी दंतोष्ठ की बात कर लें कौन है? वह है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, अभी जस्ट बता चुके थे। सार्थक लघुत्तम इकाई की बात कर रहा है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो। अगर सार्थक नहीं कहता तब तो यहाँ पे वर्ण हो जाता, ध्वनि हो जाती या अक्षर हो जाता। लेकिन कहा कि सार्थक ध्वनि है तो सार्थक में कौन आ जाएगा? शब्द। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, कौन है?
पहला चीजें ध्यान देना है, क्या क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि पहले तो स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। यानी जो 5 वर्ग हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। कह रहा है उस पे भी कंठ ध्वनियां हैं, तो जो क वर्ग है ये कंठ ध्वनियां होती हैं। अघोष की बात कर रहा है, तो अघोष और सघोष यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या है, अघोष है। ठीक है, ये कह रहा है। और उस पे भी कह रहा है कि महाप्राण है, तो पहला सॉरी दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है महाप्राण ध्वनि होती है। तो इसी के आधार पर कंठ ध्वनि में क ख ग यानी चारों ऑप्शन आ रहे हैं, ध्यान देना। अघोष की पहला और दूसरे वर्ग की बात कर रहा है, अघोष तो पहला और दूसरा, ये तो तीसरा है, चौथा ये तो आने नहीं है, यानी क और ख में से कोई होगा। फिर अगला कहा है कि महाप्राण ध्वनियां हैं, तो महाप्राण ध्वनियां कौन है, दूसरा और चौथा। तो दूसरा पे कौन है, ख, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, ऐसे करना है, गलती जल्दीबाजी में नहीं करना है। ठीक है। 15 है उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनियां कौन, दृष्टि से संबल जो ध्वनि है कौन सा वर्गीकरण है। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है, तो ध्यान देना है। आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, आपके क्या आंसर आ रहे हैं हमारे बताने से पहले आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कह रहा है कि संबल में ध्वनि कैसी है। अब ध्यान देना, ध्वनि किस आधार पर कह रहा है, युग्मक ध्वनि, द्वित्व ध्वनि या संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि मतलब दो वर्णों से मिला है। ठीक है, द्वित्व ध्वनि या युग्मक ध्वनि कह सकते हैं, यानी दोनों एक तरह से एक ही जैसे हैं, यानी दो शब्द आए, जैसे दिल्ली 2 बार आ गया। लेकिन जब दो बड़े शब्दों के बीच में कोई आधा शब्द हो, अलग अलग शब्द होने चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये नहीं हो कि लल्लन, ऐसे नहीं होना चाहिए। पहला अक्षर और ये अक्षर दोनों अलग हो और बीच में कोई आधा अक्षर हो, उसको कहते हैं संपृक्त ध्वनि। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं जब दो बड़े अक्षरों के बीच में कोई आधा अक्षर आ जाए और ये दोनों अक्षर अलग अलग हों। अगला अगला प्रश्न है, आधा र प्लस म का रूप क्या होगा। जब आधा र की बात करता है तो ध्यान रखना कहाँ लिखा जाता है, शब्द के ऊपर लिखा जाता है, यानी जो अगला अक्षर है उसके ऊपर। तो र पहले है तो र पहले पढ़ने के लिए क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर यही अगले प्रश्न में देख लीजिए, प्र में पूर्ण वर्ण क्या है। जो प्र दिया है इसमें पूर्ण वर्ण बताना है, तो प में र लिखा हुआ है। जब अगर नीचे लिखा होता है, ध्यान रखना, प्र मर, अगर ऐसे लिखा हुआ तो यहाँ र पूर्ण होता है और यहाँ जो अक्षर पे लगा होता है ये आधा होता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर यही पर इस पर ऊपर लगा हुआ है तो यहाँ र आधा होता है और ये अक्षर पूर्ण होता है। तो कह रहा है कि प्र में पूर्ण और क्या हो जाएगा, तो र होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। र का व्यूअर बताना है कि र का व्यूअर क्या है। र को हम लोग क्या क्या वर्ड कह सकते हैं, यही हमको बताना है। क्या वर्तस्य है, ठीक है, लुंठित है, सघोष है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, अब ध्यान देना है क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करना, इतना बड़ा क्वेश्चन है। र के बारे में हम क्या जानते हैं, वर्तस्य व्यंजन है, और वर्तस्य व्यंजन ध्यान रखें, क्या याद रखना, नल रस, क्या याद रखना है, नल रस याद रखना है, नौले का रस। ठीक है, देखिए क्या है, र इसमें आ रहा है, नौ ल रस आ रहा है, तो र क्या हो गया, वर्तस्य व्यंजन है। वर्तस्य तो सही है, सब में वर्तस्य दिया हुआ, कोई बात नहीं। र को लुंठित भी व्यंजन कहते हैं, अभी जस्ट हम लोग हल करके आए हैं, तो लुंठित भी है। पार्श्विक है नहीं, संघर्षी है नहीं, स्पर्श है नहीं। ठीक है, कट, इसके आगे हमें कोई देखना ही नहीं। ठीक है, इसके आगे कुछ हमें देखना ही नहीं है, डायरेक्ट हम मार सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। लेकिन और भी देख लेते हैं, अघोष और सघोष की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे सब, सघोष। ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियां य र ल व, ये सब क्या है,
अल्प प्राण ध्वनियां। ठीक है, अगला प्रश्न है ई ई च छ ज झ इया आदि का उच्चारण किससे होता है? जो च वर्ग है ये क्या है? तालव्य है। और ई और बड़ी ई भी है, ये भी क्या है? तालव्य है। तीन का किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी, तालव्य से। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन की बात कर रहा है? तो जो चौ वर्ग होगा उन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो ये है नहीं, नौ तो है नहीं, मो है नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, य का उच्चारण स्थान बताना है आपको। क्या बताना है? य का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? ओष्ठ है, दांत है, मूर्धा है, तालव्य। ठीक है, तो आपको बताना है क्या है ये? तालव्य है ध्वनियां। कैसी ध्वनियां आती हैं? क्या ये तालव्य में आती है? ठीक है, अगला, सौ का उच्चारण स्थान क्या है? सौ का जो उच्चारण स्थान है उसको बताना है। ठीक है, तो किससे आता है? सौ तालव्य में आता है। ठीक है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि की बात कर रहा है कौन है? तो जो चो छ जो ये होंगे या सौ, इनमें से जो कौन होगा? सौ। ये तो कंठ ध्वनियां हैं, ये ओष्ठ ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न, चौ वर्ग ध्वनियां किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो जो चौ वर्ग है जस्ट अभी बताएं किसके अंतर्गत आएगा? तालव्य के अंतर्गत आता है। चलिए पूरा डिटेल देख लेते हैं क्या होंगे क्या नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कंठ ध्वनियां यानी क वर्ग, तालव्य ध्वनियां च वर्ग, मूर्धन्य ट, दंत में त वर्ग आएगा, ओष्ठ में प। ठीक है, देखिए तालव्य में य और स दोनों होते हैं, वर्तस्य में स र ल होता है और नौ भी आ जाता है। ठीक है, नौ ल र स बताए थे। दंतोष्ठ में सिर्फ एक है, वो है। मूर्धन्य में खटकोड़ वाला स भी आ जाता है। स्वर यंत्रमुखी या इसी को काकल्य वर्ण कहते हैं। कौन है? अ है। अघोष सघोष के आधार की बात कर लेते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा ये अघोष है और तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण है ये सघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण ध्वनियां होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनियां होती हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या, महाप्राण ध्वनियों की संख्या, इसके आधार पर बताना होता है। चलिए आप कमेंट में बताइए अल्प प्राण महाप्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है, अघोष और सघोष ध्वनियों की संख्या कितनी कितनी है। ई का उच्चारण स्थान किससे होगा? तो तालव्य से होता है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन है? तो मूर्धन्य ध्वनियां जस्ट अभी देखे होंगे कौन है? ट वर्ग क्या कहलाता है? मूर्धन्य ध्वनि कहलाता है। तो ट, ठ, ड और ढ। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहा जाता है? आपको बताना क्या कहलाया जाता है? दंत ध्वनि। ठीक है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन है? तो वर्ग जितने हैं ये सभी क्या हैं? दंत ध्वनि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ध्यान देना, मूर्धन्य ध्वनि की बात कर रहा है, मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो मूर्धन्य में कौन कौन आएगा? पहला चीजें ध्यान रखना है, जितने टो वर्ग हैं मूर्धन्य में आ जाएंगे। ठीक है, जो ऋषि होता है ये भी मूर्धन्य में आ जाता है और खटकोड़ वाला स है ये भी मूर्धन्य में आ जाता है। इतने चीजों को ध्यान रखना है। कौन मूर्धन्य में नहीं आएगा? जितने टो वर्ग हैं, टो, ठ, ड। लेकिन ये तो द्विगुण व्यंजन है या उसको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या है? सॉरी, उत्क्षिप्त व्यंजन या इसी को कहते हैं द्विगुण व्यंजन। कौन कौन होंगे? ड और ढ होते हैं। अगला प्रश्न, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? जो ट वर्ग में है क्या है? मूर्धन्य। क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है घुमा घुमा के, इसीलिए सभी क्वेश्चन को रखा गया है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन है? तो ध्यान रखना ऊष्म व्यंजन की बात कर रहा है तो कौन है? ध्यान रखना है सौ, सौ, सौ और ह।
उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है ये बताना है, ठीक है। छ किससे बनता है? क के बाद खटकोड़ वाले स से, ठीक है। कौन संयुक्त व्यंजन है? तर किससे बनता है? आधा तो र से, अभी जस्ट दिखाए थे। सर स प्लस र से बनता है, ठीक है। तो कौन नहीं है? खटकोड़ वाला श। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ऐसी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है, ये बताना है। तो महाप्राण के लिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। देखिए ये भी दूसरा है, ये चौथा है, ये तीसरा है और चौथा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन है? अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण कौन है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। बस इसी आधार पे कंप्लीट कर लेना। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्र एक संयुक्त व्यंजन है जिनमें किन्हीं दो वर्णों के सम्मिलित किया गया है। किन दो वर्णों को किया गया है, ठीक है। अभी जस्ट बता के गए हैं। स्र किससे? आधा स और र को मिला के क्या बना? स्र। तर किन वर्णों के सहयोग से बना है? जो तर बना है वो किससे बना है? आधा तो और र से बना है तर। अभी सब बता चुके हैं। उच्चारण के दृष्टि से स स स स व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ध्यान रखना, ये कैसे व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। चलिए, आपके कितने प्रश्न हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था, ठीक है। एक चीज और क्वेश्चन याद रखना, एक क्वेश्चन पूछता है अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नोट करना, कितनी है। दोनों एक साथ, प्लस नहीं लिखेगा। अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, दोनों को काउंट कर रहा है। तो अंतःस्थ 4 है, ऊष्म भी 4 है, यानी तीनों 100 है। और ये क्या है? य र ल हुआ है। दोनों एक साथ पूछेगा, ऑप्शन में 4 भी रहेगा 8 भी रहेगा, क्या मानना है? 8 मानना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके कितने प्रश्न सही हुए ईमानदारी पूर्वक बताना। अगला चैप्टर में मिलते हैं संधि के साथ। संधि के महत्वपूर्ण 37 प्रश्न रहने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।